Hey guys, welcome to the channel Chemistry Wale Chacha. Hope you all are doing great. And today we are having this seventh lecture in the series, The Structure of Atom. So today we will study about the electronic configuration, and this is the last and final lecture in this series. Today we will wrap up this chapter. So today we will study about the basic rules that are used to fill electrons in an atom, and we will discuss atomic orbitals energy, we will discuss Aufbau rule, N plus L rule, Hund's rule of maximum multiplicity, Pauli's exclusion principle, effective nuclear charge. And as usual, we will go through all NCERT examples and exercise questions. So let's start. Hope you will enjoy this. So when we come to rules for electronic configurations, so there are three major rules that we are going to use throughout. One is Aufbau principle. तो अधिकतर जो रूल्स आपने यहाँ तक देखे हैं वो यूजुअली किसी न किसी साइंटिस्ट वगैरह के नाम पर नेम्ड है, बट ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप मतलब शुरुआत से धीरे से कुछ कुछ बनाना, राइट. सो it states that in the ground state of atoms the orbitals are filled in order of their increasing energies. तो यदि आपके पास कोई एटम है ग्राउंड स्टेट में है तो पहले जो लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाली में, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में, एंड सो ऑन. सो द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. तो यहाँ पहले लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स फिल्ड अप होंगी. सपोज यहाँ पर ये कोई एक एटम है, ये फर्स्ट शेल में 1s है, सेकंड शेल में 2s है, फिर 2p है, फिर थर्ड शेल में आपके पास 3s है, एंड सो ऑन. तो जब आप न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक 1s है, इसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाएंगी. तो पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भरेंगे, फिर उससे हायर वाले, फिर उससे हायर वाले, एंड सो ऑन. So orbitals are filled in order of their increasing energies. Second जो rule आएगा that is Pauli's exclusion principle. So no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. आपको याद होगा जब हमने क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्वांटम नंबर्स इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई और डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, चिन्हित करना हो, तो उसके लिए 4 क्वांटम नंबर्स का यूज़ करेंगे. तो 4 क्वांटम नंबर्स किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम हो ही नहीं सकते. यदि हो गए तो फिर वो आपको यूनिकली उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. जैसे आपके घर परिवार में किन्हीं भी 2 बंदों के नाम सेम नहीं होंगे, आपका शहर सेम है, आपके मोहल्ला सेम है, आपका घर का मकान नंबर सेम है, लेकिन अंदर रहने वाले जो सदस्य हैं उनके नाम अलग अलग हैं. तो वहाँ से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आपका नाम कुछ और है, आपका भाई का नाम कुछ और होगा, राइट. तो इसी तरह से एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए यदि कलेक्टिवली आप देखो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो वैल्यू सेम नहीं होगी. And only 2 electrons may exist in the same orbital and these 2 electrons must have opposite spin. ये दूसरा तरीका है इसी रूल को कहने का. एक और तीसरी डेफिनेशन निकल के आती है, एन ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एंड दैट 2 विल हैव अपोजिट स्पिन, और उनकी भी स्पिन अलग अलग होगी. समझते हैं इसका रीज़न क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपने जो क्वांटम नंबर्स पढ़े थे 4, कौन कौन से पढ़े थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, इससे क्या पता चलता था आपको? शेल पता चलता था. फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, उससे आपको क्या पता चलता था? सब शेल पता चलता था. फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, उससे आपको क्या पता चलता था? उसमें आपको ऑर्बिटल पता चलती थी, राइट. और लास्ट में एस आपके पास आता था स्पिन क्वांटम नंबर. तो मान लीजिए मैं 2p में किन्हीं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ या तो n की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 2 हो गई. l आपके पास कितना हो गया? p ऑर्बिटल के लिए आपको याद है l की वैल्यू यदि 0 हो तो s सब शेल होता था, 1 हो तो p सब शेल होता था, 2 हो तो d सब शेल होता था, 3 हो तो f सब शेल होता था, एंड सो ऑन.
तो यदि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2p की, तो n की वैल्यू शेल हो गया सेकंड, p सब शेल आपके पास हो गया, तो l की वैल्यू विल बी 1। m कितना हो सकता है? m हो सकता है -1, 0 और +1। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जब आप p सब शेल में जाएंगे तो वहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होंगी। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक x एक्सिस के अलोंग अलाइंड होगी px, एक y एक्सिस के अलोंग py और एक z एक्सिस के अलोंग सो pz। और ये तीनों ऑर्बिटल जो है डीजेनरेट है। इनकी डीजेनरेट मतलब इनकी एनर्जीज इक्वल हैं। और एक ऑर्बिटल में तो मान लीजिए मैंने इनमें से किसी एक को पकड़ लिया, सपोज मैंने px को पकड़ लिया, px है, py है, pz है, मान लीजिए मैंने इस ऑर्बिटल को पकड़ लिया। तो अब इसमें यदि आप देख रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n2 हो गया दोनों के लिए, l दोनों के लिए 1 हो गया, और सपोज m दोनों के लिए 0 हो गया। तो अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, और आपने पढ़ा था एक की वैल्यू +½ होगी, दूसरे की वैल्यू फिर -½ होगी। एट द मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, 4th अलग होना ही होगा। और +½ का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और -½ का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो इन ए नटशेल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। यदि हो गई तो फिर आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो रूल है दैट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो कहेंगे द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। अब आपको मालूम है कि एस सबशेल में तो एक ही ऑर्बिटल होती है, इसके अलावा पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं, राइट। तो एस के अलावा बाकी जितने भी आपके पास सबशेल्स हैं उन सब में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होती हैं, और उन सब की एनर्जीज इक्वल होती हैं, वो डीजेनरेट होती हैं। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल पी, डी या एफ does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each। तो जब तक कि हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। एक और तरीका होता है इसको ऑर्बिटल को दिखाने का। यदि मेरे को पी सबशेल दिखाना है तो मैं ऐसे 3 बॉक्सेस बनाऊंगा। तो इसका मतलब यदि सपोज ये 2p है तो 2p तो आपके पास हो गया सबशेल, और इसके अंदर ये 3p ऑर्बिटल्स हो गए, px, py, pz। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हंट्स रूल कहता है कि जब तक सबको एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए उससे पहले कहीं पर भी पेयरिंग नहीं होगी। यानी जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए उससे पहले किसी भी ऑर्बिटल को सेकंड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसमें पेयरिंग शुरू नहीं होगी। हम थोड़ा सा और डिटेल में इन रूल्स को अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे, बट अभी के लिए कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फिलअप करने लगते हैं किसी भी एटम के लिए, आयन के लिए, तो ये 3 आपके पास बेसिक रूल्स हैं, इनकी आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी रूल्स हैं, जैसे बोहर बरी रूल्स हैं, तो वहाँ अपने शायद 9th-10th क्लास में पढ़े हों कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में 2n² होता है, राइट। और जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंसी शेल जिसको आप बोलते हो, उसमें कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हो सकते हैं, और फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। फर्स्ट शेल में तो होते ही 2 हैं, राइट, 2 से ज़्यादा ऊपर हो ही नहीं सकता, अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा वो। एंड जब पेन अल्टीमेट शेल, सो अल्टीमेट शेल मतलब है आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला जो शेल है वो अल्टीमेट है, और उसके जो अंदर वाला है, मतलब बाहर की तरफ से चले तो जो दूसरे नंबर का शेल है, सेकेंड आउटर मोस्ट शेल, उसमें 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। भले ही उसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की हो सकता है वो 32 अकोमोडेट कर पाए, हो सकता है वो और ज़्यादा अकोमोडेट कर पाए, लेकिन यदि वो सेकंड आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। बट यूजुअली सो ये वाले जो रूल्स हैं बोहर बरी वाले, इनको जस्ट आप ऐसे जनरल गाइडलाइंस यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये शेल्स के लेवल पर बात कर रहे हैं, और हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस राइट करेंगे तो हम ऑर्बिटल्स के लेवल पर जाके करेंगे। तो आपको ये ऊपर वाले जो 3 रूल्स हैं ये यूज़ करने पड़ेंगे, ऑफ-बाउंड प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहाँ चलते चलते एक बात और हो जाए कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लिखेंगे तो 2 तरीके हैं लिखने के, या तो आप ऐसे ऑर्बिटल्स की टर्म्स में लिखें। फॉर एग्जांपल
मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो बिल्कुल छोटी क्लासों की तरह लिखें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे 5। लेकिन अब 9th-10th क्लास तक आप लोग इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे कि फर्स्ट शेल में होके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड में टोटल 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ गए। अब आप 11th क्लास में हो तो अब आपको ये बात थोड़ी सी ढंग से लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट शेल में आपके पास एस सब शेल ही होता है, तो 1 एस, 1 से आपको क्या पता चला, 1 से पता चला दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, फिर एस उसमें सब शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर जब आप सेकंड शेल में जाओगे, सेकंड शेल में एस सब शेल है और पी सब शेल है, राइट। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे 2। अब अभी नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपकमिंग स्लाइड्स में हम बिल्कुल हाइड्रोजन से शुरू करेंगे कि इसको कैसे लिखना है। अभी तो जस्ट सिर्फ ये है कि 2 तरीके हैं लिखने के, कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख दोगे। एक ये तरीका है कि एस सब शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक ये तरीका है लिखने का। दूसरा, आप ऐसी ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे, तो एस सब शेल बनाया, पी सब शेल बनाया, डी सब शेल बनाया। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होती है तो एक बॉक्स बना, पी सब शेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होती हैं, राइट, तो आपने ऐसे यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना दिए। डी सब शेल में 5 ऐसी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो आपने यहाँ पे 5 बॉक्सेस के तरह बना दिए। ये 2 नोटेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करते टाइम समझाने की। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज कि 2s2 एंड 2p3, एक ये तरीका है लिखने का। एक ये तरीका है कि मैं ऐसे एस सब शेल बनाऊँ 2s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दूँ, फिर मैं ऐसे एक पी सब शेल बनाऊँ 2p और उसमें मैं ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दूँ। तो ये 2 नोटेशंस आपके पास हैं, 2 तरीके होंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेंगे, कर सकते हैं, एंड वी विल यूज दैम। बट अभी के लिए जस्ट 5 more minutes and then we will start filling up configurations hydrogen onwards। एक बार थोड़ा सा इन रूल्स को डिटेल में देखें। अबाव प्रिंसिपल, सो हमने जस्ट पीछे पढ़ा a few minutes back कि it comes from a German word which means building up, and in the ground state of atoms orbitals are filled in order of their increasing energies, कि पहले लोअर एनर्जीज की ऑर्बिटल्स भरेंगी और फिर हायर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज भरेंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चले कि उनकी किसकी एनर्जी लो है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है, राइट। हमें 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 किस तरह से पता चलेगा? तो उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए जो आप रूल यूज़ करोगे दैट इज n+l रूल। n आपके पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l आपके पास क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जिस ऑर्बिटल की हायर वैल्यू हो n+l की, उसकी हायर एनर्जी है। n+l का सम जिसके लिए लोअर हो उसकी लोअर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 1-2 ऑर्बिटल्स लिखते हैं, सपोज 1s 2s 2p 3s एंड 3p। n की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है और इनका सम कितना है? सो n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल नंबर बताता है आपको। 1s में n इज 1, 2s में n इज 2, 2p में n इज अगेन 2, 3s में n इज 3, 3p में n इज 3। जो आपको शेल नंबर दिख रहा है वही आपका n है। l की वैल्यू याद रखिएगा, l की वैल्यू s सब शेल के लिए 0, p सब शेल के लिए 1, d के लिए 2 एंड f सब शेल के लिए 3। तो यहाँ पर s है, s के लिए l की वैल्यू 0, 2s में भी s है तो l की वैल्यू 0, 2p तो p के लिए l की वैल्यू होगी 1, 3s s के लिए l की वैल्यू होगी 0, 3p p के लिए l की वैल्यू होगी कितनी
अगेन 1, सम कितना आ गया 1 प्लस 0 यानी कि 1, 2 प्लस 0 यानी कि 2, 2 प्लस 1 यानी कि 3, 3 प्लस 0 यानी कि 3, 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो अब यदि आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाएं तो जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम, उसकी एनर्जी सबसे कम। सो सब लोवेस्ट वैल्यू 1 2 3 4 किसकी है 1, 1 वैल्यू किसके लिए थी 1s, तो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी इनमें से। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा जिसके लिए सम 2 है, 2 सम किसके लिए है 2 सम आपके पास है 2s के लिए, राइट, 2 प्लस 0, सो 1s के बाद आपके पास आएगा 2s। अब नेक्स्ट कौन आएगा जिसके लिए वैल्यू 3 हो, लेकिन 3 तो वैल्यू 2 के लिए, ये तो मैच आपका टाई हो रहा है, दोनों के बराबर स्कोर है। सो 2p के लिए भी इसकी वैल्यू 3 है, 3s के लिए भी इसकी वैल्यू 3 है। तो ऐसे में इफ 2 orbitals have the same value of n plus l, then the orbital with lower value of n will have the lower energy। तो 2p और 3s दोनों के लिए n plus l is 3, लेकिन n की लोअर वैल्यू किसके लिए है 2p के लिए है, तो 2p की एनर्जी लो मानी जाएगी और उसके बाद फिर 3s आएगा एंड 3s के बाद फिर 3p, क्योंकि 3p के लिए वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो ये n प्लस एल आप लिखें और इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएं। जो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वही आपकी ऑर्बिटल्स का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी। सो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, then 3s, then 3d, and sorry not 3d 3p, my bad। ओके, तो रूल्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या हम हर जगह सम निकाल के बैठते रहेंगे क्या या कोई तरीका है इसको याद करने का? हाँ है, ये तरीका है इसको लिखने का। आप देखो इसको कैसे लिख रहे हो, 1s शेल में फर्स्ट शेल है, उसमें एक ही सब शेल है s, फिर सेकेंड सब शेल में 2 हैं 2s और 2p, थर्ड में गए तो वहाँ पे 3 हैं 3s 3p एंड 3d, फोर्थ में गए तो 4s 4p 4d एंड 4f, फिफ्थ में गए तो 5s 5p 5d 5f, सिक्स में गए तो 6s 6p 6d, सेवन्थ में गए तो 7s 7p। अच्छा 5f के बाद ये कुछ और भी होते हैं क्या? हाँ 5g वगैरह होती हैं, 6d के बाद 6f भी होता है, 7p के बाद 6d सॉरी 7p के बाद 7d 7f वगैरह भी है। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इन शेल से आपका काम चल जाएगा। जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में अभी हम g सब शेल वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, 7d वगैरह का यूज़ अभी हम नहीं करते हैं। तो पहले आप इनको लिखें और देखिए तरीका क्या है कि मैं एक रो में एक शेल के सारे ऑर्बिटल्स लिख रहा हूँ, राइट, रो में। अब आप इनको डायगनली ऐसे क्रॉस करने लगे ऐसे, जैसे 1s के बाद 2s के बाद 2p एंड 3s। तो जो ऑर्बिटल्स एक ऐसे एरो के ऊपर आ रही हैं उनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है। जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा कि इस केस में क्या था आपका, ये 2p एंड 3s, 2p एंड 3s इन दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 थी, सो दे बोथ आर इन दिस सेम एरो, राइट। तो आगबॉ प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है? आगबॉ प्रिंसिपल बोलता है कि द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ बढ़ते चलें, वही सीक्वेंस ऑर्बिटल्स के फिलअप होने का होगा। तो सेकंड क्वेश्चन उठा था, अच्छा हमें कैसे पता चले कि एनर्जी किसकी कम है किसकी ज़्यादा है? तो जवाब आपको मिला कि n प्लस एल रूल यूज़ करो। फिर और n प्लस एल रूल कहेगा कि n और l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसका सम आप निकालो ऑर्बिटल के लिए, जिसकी वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी लो होगी, जिसकी वैल्यू हायर होगी उसकी एनर्जी भी हायर होगी। ओके, सो फार सो गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, अच्छा 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल बराबर आ जाए तो क्या करें?
तो जिसके लिए n की वैल्यू लोअर होगी उसकी एनर्जी लो होगी, जैसा कि हमने ऊपर 2p और 3s के लिए देखा। 2p और 3s का एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे वर्कआउट करके दिखाया, राइट, सॉल्व करके। और सेम ये जो आपको रेड कलर वाले एरोज दिख रहे हैं, इन पर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन जहाँ n की वैल्यू लोअर है उस केस में फिर वहाँ पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो पहले 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s और फिर 3d। वेट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज स्पेशल इंटरेस्ट टू यू कि 3p के बाद थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में भर रहा है और उसके बाद फिर वापस 3d में आप जा रहे हो, राइट। दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, दिस इज समथिंग न्यू। कि ऐसा नहीं आ रहा है कि पहले पूरा फर्स्ट शेल भर रहा है, फिर पूरा सेकंड शेल भर रहा है, फिर पूरा थर्ड शेल भर रहा है, फिर फोर्थ शेल भर रहा है, फिर जो फोर्थ पूरा भर गया तो फिफ्थ पूरा भरेगा ना, ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में बैक एंड फोर्थ जो है वो शेल्स, सब शेल जो है वो स्विच होते रहेंगे। तो आप देख रहे हो पहले 4s भरेगा, 4s के बाद 3d, 3d के बाद आप फिर वापस 4p में जा रहे हैं, 5s में जा रहे हैं, 5s के बाद आप फिर 4d में जा रहे हैं, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s। तो सिक्स्थ शेल में आप पहुंचे हैं, सिक्स्थ शेल के एस सब शेल के आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं और उसके बाद वापस फिर आप 4f में जंप करते हैं। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल समझने के लिए ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल आप छाप लीजिए अपने दिमाग में एकदम से। नहीं छापना आता तो बनाना सीख लिए कि कभी एग्जाम्स वगैरह में बैठेंगे, क्वेश्चंस होंगे तो आप इसको वहाँ पे उस समय ड्रा कर सकें ठीक से करेक्टली। दैट विल हेल्प यू टू सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि क्या सीक्वेंस आपके पास ऑर्बिटल्स का रहेगा to fill up the electrons in orbitals. Okay, the quantum numbers of 6 electrons are given below. एक छोटा सा क्वेश्चन है, arrange them in order of increasing energies if any of these combinations has the same energy lists. अब यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर्स का आपको का डेटा गिवन है एंड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। तो रूल कौन सा लगाएंगे हम? n प्लस एल रूल। रूल क्या कहता है? जिसका n प्लस एल का वैल्यू लोअर हो वो उसकी एनर्जी लोअर होगी, और इन केस कुछ कंडीशंस में यदि सेम वैल्यू आ जाए तो देन द ऑर्बिटल हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ n हैज स्मॉलर एनर्जी और लोअर एनर्जी। तो ये जो आपको 4 में से 2 क्वांटम नंबर दे रखे हैं, राइट, मैग्नेटिक और स्पिन, इसका तो इसमें कोई यूज ही नहीं है, भूल जाओ इसको। अब आपके पास n है, l है, n प्लस l है। n कितना गिवन है? 4, l कितना गिवन है? 2, n प्लस l कितना हो गया? 6। ओके, सेकंड में n इज 3, l इज 2, सो n प्लस l विल बी 5। थर्ड केस में n इज 1, l इज 1, सॉरी n इज 4, l is 1, so sum will be 5. फोर्थ में n is 3, l is 2, so 3 plus 2 sum is 5. फिफ्थ में n is 3, l is 1, sum will be 4. And sixth में n is 1, 4, l is 1, so 4 plus 1 5. ओके जी, सबसे इसमें लोवेस्ट एनर्जी किसकी है? सबसे लोवेस्ट एनर्जी है इसकी। ओके, ये किसके लिए है? यहाँ पे इधर कनेक्ट कर दूँ ताकि आसानी रहे। ओके, सो इसकी एनर्जी है लोवेस्ट, किसकी? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 की। सो योर आइटम नंबर 5th इज लोवेस्ट इन एनर्जी। उसके बाद ये 4 हैं। ओके, और इसमें जो हाईएस्ट नंबर अपने को दिख रहा है वो कहाँ पर है? हाईएस्ट नंबर यहाँ पर है, ये जहाँ पे वैल्यू आ रही है 6। सो दिस इज फॉर योर 1, राइट, सीक्वेंस नंबर 1। ओके, सो ये आपका मैक्स है, ये यहाँ पे आपका लोवेस्ट मिनिमम है। इसके बीच में अब यहाँ पे आपको 4 रिकॉर्ड्स और लगाने हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनके लिए n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ रही है 5, 5, 5, 5। ओके,
तो जब n प्लस एल का सम बराबर आए तो उस केस में हाउ टू डिसाइड, उस केस में जिसके पास स्मॉलर वैल्यू ऑफ एल एन हो दैट हैज़ लोअर एनर्जी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों 3 and 2 हैं, ये दोनों भी 3 and 2 है, ये आइडेंटिकल हैं बिल्कुल। सो ये कौन कौन सा आपका नंबर 2 और नंबर 4। सो नंबर 2 और नंबर 4 ये दोनों बराबर हैं। एंड सिमिलरली ये वाला 4+1 और 4+1 यहाँ पर आपके n और l दोनों अगेन रिपीट हो रहे हैं, राइट। सो दिस इज फॉर नंबर 3 एंड दिस इज फॉर नंबर 6। सो नंबर 3 और नंबर 6 इनकी एनर्जीज भी इक्वल है। तो n प्लस एल मिनिमम वैल्यू साफ दिख रही है 4 है, मैक्सिमम साफ दिख रही है 6 है। तो आपने लोवेस्ट और हाईएस्ट एनर्जीज तो आइडेंटिफाई कर ली। जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम उसकी लोवेस्ट एनर्जी, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू मैक्सिमम उसकी हाईएस्ट एनर्जी। लेकिन 4 आइटम्स आपके पास ऐसे हैं जिसमें n प्लस एल की वैल्यू सेम है, दैट इज़ 5। तो उसमें जब मैच ड्रा होने लगे तो आपके पास सेकंड रूल आपने लगाया। सेकंड रूल कहता था कि जिसके लिए n की वैल्यू लोअर हो उसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। लेकिन इस केस में आप देख रहे हो कि आपकी वो n की वैल्यू भी बराबर ही निकल के आ रही है, 3+2 3+2। तो इन दैट केस देयर एनर्जी विल बी इक्वल। सो सेकंड जो केस आपका है और फोर्थ जो आपका केस है उनकी एनर्जीज इक्वल है। सिमिलरली 4+1 4+1 जो थर्ड केस है आपका और जो लास्ट वाला 6th केस है उनकी एनर्जीज भी आपस में इक्वल है। और ये आपसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता है एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस हैज़ और हैव द सेम एनर्जी, तो वो भी आपको बतानी है कि हाँ इनकी एनर्जीज यहाँ पर सेम है। सो दिस इज हाउ you can use Ahava principle and n plus l rule to identify the order of energies for orbitals inside an atom. Now second, Pauli's exclusion principle. तो पॉली भैया कहते हैं कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके चारों क्वांटम नंबर्स बराबर नहीं होंगे। और इस बात को कहने का मतलब है कि हो सकता है सेम शैलो, हो सकता है सेम सब शैलो, हो सकता है एक ही ऑर्बिटल भी हो, लेकिन यदि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो उनका चौथा क्वांटम नंबर है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, वो अलग हो जाएगा। उसकी वैल्यू एक के लिए +½ होगी, एक के लिए -½ होगी। उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी स्पिन अपोजिट होगी। अब वो आपसे जब क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन से, ऑफ कोर्स आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखवा के देखी जाएंगी, एटम्स की लिखवा के देखी जाएंगी, आयंस की लिखवा के देखी जाएंगी। खूब पूछते हैं आपसे, वो तो रिपीट होता है आपके एग्जाम्स में, एंट्रेंस वगैरह में। दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ यदि आप जाएं तो आपसे इनकी डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की, तो ये आपको डिफाइन भी करने आने चाहिए, याद भी होने चाहिए। तीसरा जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कुछ वो ऐसे डायग्राम्स बना के दे देंगे और कहेंगे बताओ इसमें कौन सा रूल जो है वो नहीं फॉलो हो रहा है, किस नियम का आपने उल्लंघन कर दिया। वो सब ये बना के दे दिया उन्होंने आपको, या इसको वो ऐसे भी बना के दे सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक जो बॉक्स है वो एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें जो 2 एरोज हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एरोज की जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब दोनों एरोज अपवार्ड हों या दोनों एरोज डाउनवार्ड हों तो उसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन आइडेंटिकल है, और ये हो नहीं सकता। पॉली भैया कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक जैसी नहीं हो सकती। तो यदि आपको ऐसे डायग्राम्स दे दिए जाएं, सपोज ये 3 बना के दे दिए जाएं, राइट, और आपसे पूछें कि बताओ इसमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट वाले इसमें फॉलो हो रहा है, इन दोनों में वो फॉलो नहीं हो रहा। कैसे देख के पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एरोज की डायरेक्शन अपोजिट है तो वी आर गुड, और यदि एरोज की डायरेक्शन सेम है, दोनों अपवार्ड हों या दोनों डाउनवार्ड हों, तो वहाँ पर आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है। इसी तरह हंस रूल, सो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंस रूल क्या कहता है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब
बराबर एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स हैं, और वो कहाँ पे होंगी, दे विल बी बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। और कौन कौन से सबशेल्स की बात होगी यहाँ पे, पी, डी और एफ की। एस इसमें नहीं इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है, इसलिए नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन पी ऑर्बिटल की जब आप बात करेंगे तो पी सबशेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होती हैं। डी की यदि आप बात करेंगे तो वहाँ पे 5 होती हैं। एफ की यदि आप बात करेंगे तो वहाँ पे 7 होती हैं। और इनकी एनर्जीज आपस में जो 3 पी ऑर्बिटल्स हैं तीनों की एनर्जीज एक बराबर है। जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें पांचों की एनर्जी एक बराबर है। और 7 एफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी एक बराबर है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि जब तक इन ऑर्बिटल्स में अकेले पी की बात करूं या अकेले डी की बात करूं या अकेले एफ की बात करूं, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, सपोज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कहते हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगा उससे पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी मतलब किसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसको आप बिल्कुल ऐसा समझें कि किसी घर परिवार में 3 भाई बहन है, राइट। अब जब कोई फेस्टिवल है, दिवाली है या न्यू ईयर है या कुछ भी इस तरह का आप समझ लें, तो पेरेंट जब गिफ्ट देंगे तो वो पहले तीनों बच्चों को एक जैसे गिफ्ट्स उनको देने पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं है कि एक को एक भी नहीं दिया और बाकियों को वो 2-2 देने लग जाए, नहीं। सेकंड गिफ्ट यदि आएगा तो पहले सबको एक दो, उसके बाद फिर हो सकता है सेम डे दिवाली वाले दिन किसी का बर्थडे भी हो तो उसके बर्थडे का एडिशनल गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन जब तक सब बच्चों को एक गिफ्ट आप नहीं दे दोगे उससे पहले किसी को भी दूसरा गिफ्ट नहीं मिलेगा। यदि मिल गया तो घर में कलेश हो जाना है। सेम ऐसे ही ऑर्बिटल्स के केस में, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाए, जब तक ये ऑर्बिटल्स आपकी सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, हम वर्ड यूज कर रहे हैं दैट जब तक वो सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, मतलब सबको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाए, उससे पहले वहां पे पेयरिंग शुरू नहीं होगी। और अगेन आपके एग्जाम्स में या एंट्रेंस वगैरह में ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्होंने बना के दे दिया एक, कहेंगे बताओ किसी रूल का उल्लंघन हो रहा है क्या कुछ। हाँ बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है। कौन से रूल का, यहाँ पे हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। कैसे हो रहा है, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल अभी खाली पड़ी है और आप एक में दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। एक बच्चे को भी एक भी गिफ्ट नहीं मिला है, दूसरे को आप सेकंड गिफ्ट देने लग रहे हो, तो ये तो फेयर नहीं है, राइट। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में पहले सबको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। पहले एक सबको मिल गया, उसके बाद फिर आप पेयरिंग शुरू करो, कोई इशू नहीं है। ऐसी एफ ऑर्बिटल्स हैं, पहले सबको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मिल गया, उसके बाद फिर आप पेयरिंग शुरू करोगे एंड सो ऑन। तो अगेन यहाँ से आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं और इस तरह के और डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वेरी बिगिनिंग। जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 1। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यदि आप ऑर्बिटल्स के टर्म्स में दिखाना चाहो तो ये 1s है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म। यदि आप इसको वैसे लिखना चाहो तो 1s1 फर्स्ट शेल, s सब शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो आपको एलिमेंट दिखाई देता है दैट इज हीलियम, एटॉमिक नंबर इज 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हीलियम के केस में आप उसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहो तो 1s में ऐसे कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखना चाहो तो 1s2। थर्ड एलिमेंट आपके पास लिथियम है, Li, एटॉमिक नंबर इज 3। क्या तरीका है दिखाने का, ऐसे लिख सकते हो आप, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट।
और 1s तो भर गया, एक ही ऑर्बिटल है, एक ही सब शेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल है। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा फिर आपका 2s पे। ऐसे लिखना चाहो तो 1s2 2s1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपके पास, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। कैसे, ये बन गया आपका 1s2, ये बन गया आपका 2s2, राइट। चौथा इलेक्ट्रॉन अभी, क्योंकि अभी एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन की और गुंजाइश है, तो जो बेरिलियम में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो 2s में चला जाएगा। लिखने का तरीका 1s2 2s2। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास बोरोन, एटॉमिक नंबर इज 5। वन एस टू 2s2, 2s के बाद क्या आएगा अब 2p, राइट। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, 2s तक कितने भर गए 4, बचा कितना 1, कहाँ जाएगा वो 2p में। तो कैसे लिखोगे आप 1s2 2s2 2p1। और p को आप स्प्लिट कर सकते हो px py pz में, सो लेट्स से 2px1। नेक्स्ट एलिमेंट आपका परम प्रिय कार्बन 6, 1s2 2s2 और ये 2p है। क्या करूं यहाँ पे मैं, एक इधर बनाऊं, फिफ्थ बोरोन जैसा। अब कार्बन के केस में जो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा, यहीं बना दूं ना। यदि यहाँ बना दिया तो हंस रूल का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि p सब शेल आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, t जनरेट है, तीनों की बराबर एनर्जी है, तो पहले सबको एक एक आप इलेक्ट्रॉन दोगे, राइट। उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। सो 1s2 2s2 2px1 2py1। नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन, सो नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन 7, ठीक। सो 1s2, अब तो शॉर्टकट में लिखने लग जाए, 2s2 2px1 2py1 2pz1। उसके बाद ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो p सब शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल्स हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड हो गई, सिंगली ऑक्यूपाइड हो गई तो आप पेयरिंग शुरू कर सकते हो। तो ऑक्सीजन के केस में आप लिख सकते हो 2px2 2py1 2pz1। नेक्स्ट आपके पास फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, सो 1s2 2s2, राइट। तो पहले px में पेयरिंग की थी, अब आप 2py में पेयरिंग कर दोगे। सेकंड जो नया जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इधर ऐड हो जाएगा, 1 था तो 2pg अभी ऐसे ही बचा हुआ है। फ्लोरीन के बाद फिर नियोन, नियोन एक नोबल गैस आपके पास है, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2, राइट। और यहाँ पे p सब शेल कंप्लीटली फिल्ड अप हो गया, सो 1s2 2s2 2p6। नियोन के बाद सोडियम 11। अब सोडियम 11 दो तरीके हैं इसको लिखने के, या तो मैं पूरा डिटेल में ऐसा लिखूं 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हो गए। 11th जो इलेक्ट्रॉन है, अब 2p के बाद कौन सा शेल आएगा, याद करें आप, 2p के बाद 3s, वो याद है 1s 2s 2p पीछे बनाया था हमने आबा प्रिंसिपल के लिए, n+l, 3s 3p 3d, राइट, 4s 4p 4d 4f। तो पहले 1s हो गया, फिर 2s हो गया,
अब 2p हो गया, 2p के बाद अब 3s आएगा। तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, या एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि नियोन एक नोबल गैस है, तो मैंने कहा अच्छा नियोन की जैसी कॉन्फ़िगरेशन है वो, राइट, ये 10 इलेक्ट्रॉन तो नियोन जैसे हो गए नोबल गैस के, और जो 11वां इलेक्ट्रॉन है फिर वो 3s में जा रहा है। यहाँ तक वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन जैसी है। सो 3s1। ऐसे ही मैग्नीशियम 12, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 था, एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है इसमें, सो 3s2। या शॉर्टकट में लिखूँ मैं कि ये तो नियोन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स नियोन जैसे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 3s2। ऐसे ही नेक्स्ट एल्यूमिनियम 13, तो नियोन जैसे 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s2, 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, भर गया। 3s के बाद फिर आप कहाँ चलेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट और आपका शुरू होगा 3p से, 3p और फिर उसके बाद 4, सो 3p में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो एल्यूमिनियम के बाद फिर नेक्स्ट सिलिकॉन 14, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स नियोन जैसे, 3s2 एंड 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहो तो 3px1, और क्योंकि p में हंसू लगेगा सो 3py1। जब तक एक एक नहीं मिलेगा तीनों ऑर्बिटल्स को, उससे पहले पेयरिंग शुरू नहीं होगी। नेक्स्ट फिर सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस p15, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स नियोन जैसे, 3s2, 3px1, 3py1, 3p0। उसके बाद नेक्स्ट सल्फर 16, सो 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए नियोन जैसे, और 3s2। अब 3p जो आपके पास है सिंगली ऑक्यूपाइड हो गई, तो अब आप पेयरिंग शुरू कर सकते हैं। सो से 3px2, 3py1, 3pz1। सल्फर के बाद क्लोरीन 17, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो नियोन जैसे, 3s2, 3px2, 3py2, 3pz1, राइट। एंड ऐसे ही सोन, फिर आर्गन फिर आपके पास तीसरी नोबल गैस आ गई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपसे वो पूछते हैं यूजुअली स्कूल एग्जाम्स में। जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस जो बार बार रिपीट होती हैं, क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29, ये बहुत पूछी जाएंगी। डायरेक्ट एटम्स की पूछी जा सकती हैं, इनके आयन्स वगैरह की भी आपसे पूछ सकते हैं। तो क्रोमियम 24 के केस में जो एक्सपेक्टेड, जो हम सोचते हैं, हमें लगता है कि ओके 18 इलेक्ट्रॉन तो न्यू आर्गन जैसे हैं, नोबल गैस है, एंड इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आपको नोबल गैसेस वगैरह के बारे में पता हो कि हीलियम आती है सबसे पहले, राइट, उसका एटॉमिक नंबर है 2, फिर हीलियम के बाद नियोन आती है 10, फिर आपके पास आर्गन आती है, एटॉमिक नंबर इज 18, फिर क्रिप्टोन आती है, एटॉमिक नंबर इज 36, फिर जिनोन आती है, एटॉमिक नंबर इज 54, फिर आपके पास रेडोन आती है, एटॉमिक नंबर इज 86। तो ये एक तरह के आपके पास चेक पॉइंट्स हैं। मतलब सपोज मेरे को पता लगानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 24 की, नाउ दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो अभी हम जो n+l वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे, सो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड सो ऑन। तो पहले हमने 1s भरा, फिर 2s भरा,
फिर 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s. ओके, तो जस्ट टू बी कैल्शियम 20 एक बार देखते हैं. कैल्शियम 20 में नाउ नियरेस्ट नोबल गैस इज आर्गन. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20. उसके आसपास जो नियरेस्ट नोबल गैस आपको दिखती है वो आर्गन है 18. इसका मतलब कैल्शियम के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन तो उसके आर्गन जैसे हो जाएंगे. और आर्गन के कैसे थे, इस तरह के थे. ये रही आर्गन, ये बना रखे अपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. यानी फर्स्ट शेल पूरा भरा हुआ है, सेकंड पूरा भरा हुआ है, और थर्ड शेल में s और p सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है. लेकिन 3p के बाद अब क्या भरेंगे? 3p के बाद 3d नहीं भरेगा. 3p के बाद आप 4s की तरफ आएंगे, 4s फिल होने लगेगा. और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो 4s2 ये आपके पास है. तो कैल्शियम आते आते 4s1 इज फॉर पोटेशियम, 4s2 इज फॉर कैल्शियम. तो ये भी भर गया. अब शुरुआत होती है 3d की. तो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए. कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन्स आते आते आपके पास 4s2 फिलअप हो गया. उसके बाद एक एक करके इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 डी सब शेल्स में जाएंगे. और डी सब शेल का हम जानते हैं कि अच्छा डी सब शेल में तो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं. तो स्टूडेंट्स जो यूजुअली अपनी तरफ से जो एक्सपेक्ट करेंगे वो करेंगे, अच्छा 18 इलेक्ट्रॉन्स तो आर्गन जैसे हो गए थे. आर्गन जैसे मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6. उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कैल्शियम वाला केस था ये. और फिर डी बचे कितने? टोटल 24 हैं. 20 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ तक एडजस्ट कर दिए हैं, बचे 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो उनको आप क्या करोगे? ओके, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स डी में चले गए. लगता तो ऐसा होना चाहिए, बट दिस इज नॉट करेक्ट. एंड दैट इज वाई ये आपके पास जो है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है. आप एक्सपेक्ट कुछ और करते हो, लेकिन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है. एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है. एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसकी आएगी आर्गन 18 एंड 4s1 एंड 3d5. दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन. वो डी का जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो एस का जो एक इलेक्ट्रॉन है, जंप मार के डी में चला जाएगा. ओके, ऐसा ही कुछ कॉपर के केस में. कॉपर भी यहाँ पे 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये होगी कि ओके 18 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए आर्गन जैसे, और 4s2 हो गए, और उसके बाद 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स. 18 + 2 20, और जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सब शेल में चल रहे हैं, तो 3d9. तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, लेकिन ये गलत है. जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 18 4s1, बिल्कुल जैसे वहाँ पे क्रोमियम के केस में हुआ था 3d10. एस से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर डी सब शेल में चला जाएगा. दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर. अब इसका रीज़न क्या है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे और क्यों हो रहा है ऐसा? उसका रीज़न ये है कि जब आप 3d5 बनाते हो या 3d10 आप बनाते हो, तो डी सब शेल आपका क्रोमियम के केस में हाफ फिल्ड हो जाता है, और कॉपर के केस में वो फुली फिल्ड हो जाता है. क्रोमियम के केस में D5 करते ही कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की दिखती है. कॉपर के केस में वो D10 करते ही कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की दिखती है. ओके, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा कि यहाँ पर ये हाफ फील्ड है डी सब शेल, और यहाँ पर ये डी सब शेल फुल्ली फील्ड है. और ऐसा देखने में आता है कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, दे आर मोर स्टेबल. और ये सारी कहानी जो इन एटम्स की है, ये रिएक्ट कर रहे हैं. क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? स्टेबलाइज होने के लिए. तो ये पूरा खेल जो है वो स्टेबलाइज होने का है. तो हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल. सो दैट इज़ वाई कि जब कभी इनको ऐसा मौका मिलेगा, जब कभी एक आध इलेक्ट्रॉन की इधर उधर कमी होगी, जब कभी ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ भेज के ये कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फील्ड हो जाएगी या हाफ फील्ड हो जाएगी, तो वैसा हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऊपर नीचे हो जाएगा. तो जगह जगह आपको ऐसी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस देखने में मिल सकती हैं. टोटल ऐसे 14 केसेस हैं
थ्रू आउट अभी करंटली पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशंस हैं। तो दो ये हो गए आपके पास क्रोमियम एंड कॉपर, अदर देन दैट 12 केसेस और हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छा ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल है, तो क्यों है ये स्टेबल, ऐसा क्या है इनमें कि स्टेबल है? तो उसको दो तरीके से समझाते हैं। फर्स्ट, एक तो सिमेट्री, याद रखिएगा आप हमेशा थ्रू आउट जो है कि सिमेट्री प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो एक तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं दे आर मोर सिमेट्रिकल एंड सिमेट्री प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। दूसरा इसको समझाने की कोशिश करते हैं एक्सचेंज एनर्जीज के थ्रू। एक्सचेंज एनर्जी के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो इन दो कंडीशंस को आप देखना। यदि मैं ऐसे रखूं, ये मेरे पास है D4 कॉन्फ़िगरेशन, ये है D5 कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे D सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि डीजेनरेट है, इनकी एनर्जीज बराबर इन ऑर्बिटल्स की, तो बराबर एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस केस में कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये अपनी पोजीशन यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है। तो 3 एक्सचेंज तो फर्स्ट के हो गए। सेकंड वाला है वो इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ एक्सचेंज करेगा, वो वाला तो कंसिडर हो गया पहले, राइट, पीछे वाला। तो 2 इसके लिए पॉसिबल है। और ये वाला जो अपनी पोजीशन ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, तो एक एक्सचेंज इसके लिए पॉसिबल है। सो 3 2 + 2 5 5 + 1 6 एक्सचेंजेस यहाँ पे पॉसिबल है। इधर कितने हैं? तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 2 3 4 एक्सचेंजेस के हैं। आप देख रहे हैं एक एक कम होते जाएंगे। 3 इससे आगे वाले के हैं, 2 इससे आगे वाले के हैं, और 1 सो 4 3 2 + 1, तो कितने हो गए यहाँ पे 10 एक्सचेंजेस। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में 6 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, D5 कॉन्फ़िगरेशन में 10 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। और जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी और सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो की टेक अवेज हियर आर कि क्रोमियम 24 और कॉपर 29 इनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और क्यों है? क्योंकि उन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस में डी सब शेल जो है क्रोमियम के केस में हाफ फील्ड हो जाएगा, कॉपर के केस में फुली फील्ड हो जाएगा। और फुली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है दे आर मोर स्टेबल। एंड व्हाई आर दे मोर स्टेबल? बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जीज इन्वॉल्व्ड। Now let's go through some questions. Write the electronic configuration of following ions. So H ion. So हाइड्रोजन में खुद का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब आप ये हाइड्राइड आयन बनाते हैं, H नेगेटिव जब आप बनाते हैं, तो इसके पास टोटल एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, एक ये वाला नया आ गया, तो इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कहाँ पे जाएंगे? हाइड्रोजन है तो फर्स्ट शेल, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Na+ इज सोडियम आयन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और प्लस चार्ज का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्लस इट इज़ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि आप गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा 1 यूनिट, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे आप तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ दिस इज Na+ पॉजिटिव, इट मीन्स इट हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने लूज कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे फिलअप करेंगे? 1s2 फर्स्ट सब शेल, फिर 2s2 एंड देन 2p6, राइट। इसकी नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ऑर्डर याद है ना फिलअप करने का? पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। ओके, O2 नेगेटिव। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास? 8 तो उसके पास खुद के होने चाहिए, और 2 यूनिट्स आप नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एडिशनली एक्सेप्ट किए हैं कहीं से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑक्साइड आयन के पास कितने हैं? 8 + 2 10। तो
O2 नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में यही कन्फिग्रेशन चलेगी। आप 1s2 पहले s 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, फिर 2s में 2 गए, राइट, 4 बचे कितने 6, वो 6 2p6 बन जाएंगे। ओके, F नेगेटिव फ्लोराइड आयन है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 9, मतलब उसके पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 है। और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से एक्सेप्ट कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 हो गए। तो अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। और आपको याद हो यदि ऐसे जो स्पीशीज हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, Na+ है, O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, इनको हमने एक नाम दिया था बड़ा खूबसूरत सा, क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक समान हो, एक जैसी हो, इक्वल हो। ओके, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड एज 3s1। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन उसका 3s1 है, मतलब इससे पहले वाला जो भी कुछ था वो सब भरा हुआ है, फिल्ड अप है, राइट, तभी तो ये आउटरमोस्ट बनेगा क्योंकि उससे अंदर सब कुछ फिल्ड अप है। सो 3s से पहले क्या होता है, 3s से पहले ये चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं 3s से पहले। जब 3s आएगा उससे पहले 3 चीज़ें भर चुकी होंगी। क्या क्या भर गया होगा वहाँ पे, 1s2 2s2 2p6। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s में 2 ही आते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 1 11। सो टोटल यहाँ पे आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि ये सोडियम है। तो एटॉमिक नंबर फॉर दिस वन इज 11। ओके, अब नेक्स्ट केस में उन्होंने कहा 2p3, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर 2p3। ओके, तो इसका मतलब 2p से पहले क्या है, 1s और 2s वो भर चुके हैं, राइट, तभी तो आउटर मोस्ट बनेगा। तो इससे पहले 1s2 है और 2s2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 + 2 4 4 + 3 7। सो इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 7। नाइट्रोजन है ये। 3p5, 3p का मतलब है कि उससे पहले 1s 2s 2p 3s ये भर चुके हैं 4। इसका मतलब 1s 2 भर चुका, 2s 2 भर चुका, 2p 6 भर चुका, 3s 2 भर चुका, फिलअप हो चुका, राइट, तभी तो 3p5 आउटर मोस्ट बनेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 5 17। सो इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट विल बी 17। क्लोरीन है ये। तो इतने इजी से क्वेश्चन हैं। विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। सो हीलियम, और हीलियम के बाद 2s1, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 के बाद फिर और कितना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 सब शेल 2s में। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 तो हीलियम से आए, एक यहाँ से आया, राइट, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन्स तो लिथियम के पास होते हैं। नियोन के बाद एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 3, 3s में 2 3p में 3, तो नियोन के खुद के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपने 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 15। 15 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, 15 किसका एटॉमिक नंबर है, फॉस्फोरस का। ऐसे ही आपके पास आर्गन 4s2 3d1 Sc। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ तक आपके एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए। तो यूजुअली क्या है कि स्कूल्स में आपको जब ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो आपको चैप्टर बाई चैप्टर एंड टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, और स्कूल्स आपको टेस्ट भी इसी तरह से करेंगे। अभी आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे तो मे बी 2 या 3 चैप्टर्स उसमें आएंगे। तो स्कूल्स के लिए आपको अभी टू बिगिन विद अप टू 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और जबकि एंट्रेंस की बात होगी तो एंट्रेंस आपने 2 साल में जो भी कुछ पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, कोई बाहर गूगल सर्च किया है, सब जो भी तुमने ज्ञान अर्जित किया है सारा का सारा, तो वो 2 साल का या ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हो तो उस तीसरे साल का सारी नॉलेज तुम्हारी एंट्रेंस एक ही बार में टेस्ट करेंगे, तो वहाँ तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। सो बाय दैट टाइम आपको
एक से लेके लास्ट तक के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए विद पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू दोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी हैं हमने पढ़ा था, क्रोमियम है, कॉपर है, एनबी है, नियोबियम, मोलिब्डेनम है आपके पास, और रुथेनियम है, उसके बाद फिर रोडियम है, पैलेडियम है, एजी सिल्वर, चांदी जिसको आप बोलते हैं, लेंथेनम है, सीरियम, जीडी एंड प्लेटिनम पीटी, गोल्ड एयू, और ये आपके पास लास्ट में रेंटजेनियम आरजी है। ये आपके पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, जो भी आप समझो अपने आप को, ये बहुत अच्छे तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तैयार कर लीजिएगा। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस। चलो देखते हैं, मजे आएंगे। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15। कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाएगी, 1s2 2s2 2p6। आई होप कि अब तक आपको याद हो गया होगा। पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p भरेगा, राइट, फिर 3s फिलअप होगा, 3p फिलअप होगा। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 ही यहाँ पे प्रेजेंट है, पेयर्ड है। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आ सकते हैं मैक्सिमम, 2 ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो पेयर्ड है। 2p6 में p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 यहाँ पर प्रेजेंट है, पेयर्ड है। 3s2 में s में अगेन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, पेयर्ड है। सो दिस वन इज ऑफ इंटरेस्ट। इस 3p3 में आपके पास यहाँ पर ये जो 3p हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। हंस रूल कहते हैं कि जब तक सबको एक एक नहीं मिलेगा उससे पहले पेयरिंग शुरू होगी नहीं। तो ये जो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तीनों अनपेयर्ड है, राइट। तो फॉस्फोरस में आपके पास जो है वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। सिलिकॉन देखते हैं। सिलिकॉन इसका पड़ोसी है, Si 14। सो 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 तक तो यहीं पर होगा, 12 तक, और उसके बाद 3p2। मतलब इसकी यदि आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो जो 3p की बात थी, जो 3p थे, है ना, p सब शेल में जो 3p ऑर्बिटल्स थे, एक ऐसे एक ऐसे। हंस रूल कहता है जब तक सबको एक एक ना मिलेगा उससे पहले पेयरिंग होगी नहीं। तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं अनपेयर्ड है। तो सिलिकॉन है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस। क्रोमियम 24, अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। यहाँ तक जो भी इवन नंबर्स वाले आपको दिख रहे हैं वो सबके सब पेयर्ड हैं। और जो 3d5 हैं, तो d5 हमने पढ़ा था कि d सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 ऑर्बिटल्स हैं, और जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे उससे पहले कोई पेयरिंग शुरू नहीं होगी। तो ये जो 3d में जो आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, सारे के सारे अनपेयर्ड हैं। सो क्रोमियम में यू विल फाइंड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड Fe आयरन एटॉमिक नंबर इज 26। तो इसकी जो आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सो दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। इवन है, पेयर्ड है, इवन है, पेयर्ड है, इवन है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है। ये भी इवन है, क्या पेयर्ड है सारे के सारे? ना, नहीं। क्यों? बना के देखो इसको। अगेन डी सबशेल है तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे। पहले आपने सबको एक 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 इलेक्ट्रॉन दिया तो 5 हो गए, और जो 6th है उसकी किसी एक के साथ पेयरिंग करा दो। ओके, तो अनपेयर्ड कितने बचे? अनपेयर्ड मतलब अकेले जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल में,
जिनका कोई दूसरा वहाँ पे भाई बंधु ना दिख रहा हो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये 4 हैं। तो आयरन के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 है। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 36 है। कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने चलोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। सो ये 3s है, 3p है, फिर 3d है, 4s है, 4p है, 4d है। अब यदि वो अपने घातक तीर आप यहाँ से मारने शुरू करेंगे तो ऐसे यहाँ पे आपको समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये सारे के सारे यहाँ पर आपके फिलअप होते चले गए यहाँ तक 4p तक। उसके बाद नेक्स्ट बनाना तो फिर 5s 5p 5d, बट उनकी भी अपने को जरूरत 5s यहाँ पे होता नहीं है। 4th शेल इधर ख़त्म होने लगता है, 4th रो आपकी पीरियोडिक टेबल में, और क्रिप्टॉन जो है दैट्स द लास्ट एलिमेंट देयर। तो ये सब के सब पेयर्ड है। यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जितने भी s है सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s 2s 3s 4s में। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, जितने भी p आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 2p है या 3p है या 4p है, सब में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड है। p में 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि सिचुएशन ऐसी दिखाई देगी, वो ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों पेयर्ड है। d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ऑलरेडी 10 ही है यहाँ पे, तो इसका मतलब d के भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो क्रिप्टॉन के केस में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसमें। सो हियर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 0। गुड। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशीज। कौन से स्पीशीज हैं ये देख लेते हैं, इनको भी लगे हाथ एक बार, दैट्स इजी। H2+। तो H2 कैसे बनेगा? 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलके H2 आपको बनेगा, एक हाइड्रोजन एटम और एक और हाइड्रोजन एटम। कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोनों में एक एक होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो यहाँ पे इनसे तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर चुका। सो 2 H एटम्स आए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो थे वो स्टार्टिंग में थे। बट पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आप लूज कर चुके। सो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन यदि लूज कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? वहाँ पे सिर्फ एक ही बचा, राइट। सो इन दिस केस फॉर H2+ यू विल बी लेफ्ट विथ टोटल 1 इलेक्ट्रॉन। H2 ये वाला केस है, सिर्फ इतना कर दो यहाँ पे। H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन एटम्स आए, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। पहले वाले H एटम से एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे वाले H एटम से एक इलेक्ट्रॉन आया। O2+। O2 कैसे बनेगा? O2 बनेगा O+O से। इस O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8। इसके पास कितने थे? 8। तो जब 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करेंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर इन्वॉल्व हो गए? 8 + 8 यानी कि 16, लेकिन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 16 में से एक इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर दिया। सो यू विल बी लेफ्ट विथ हाउ मेनी? 15 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस। सो इस तरह के बड़े कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पोर्शन में, इतना मुश्किल सा, इतना डिफिकल्ट सा, और इजी पीजी से टॉपिक्स हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। और वही 3 रूल्स आपको याद रखने हैं, अबव प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। n+ रूल आपको पता हो जब कभी कंफ्यूजन हो जाए तो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में अप टू 30 तक एटॉमिक नंबर आपको कॉन्फ़िगरेशंस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कम से कम 11th क्लास के लिए तो। और उसमें भी जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं क्रोमियम कॉपर वगैरह की, वो तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से पता हो कि ये गड्ढे हैं, इनमें नहीं कूदना है, इनसे बच के निकल जाना है। लास्ट में एक और टॉपिक है बस, और उसके बाद फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको आप बोलते हो। तो इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है कि ये रही एक न्यूक्लियस, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं,
और यहाँ पर ये बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग रहे हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दूसरे वाले में सपोज ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तीसरे वाले में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि सपोज इस इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। मान लो कि ये सपोज एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में तो यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स होंगे, तो 13 प्रोटॉन्स इस एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और उसके ऊपर कुछ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। तो हम कुछ उसमें कैलकुलेटेड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं। क्लास 12 फिजिक्स में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सो दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, R उनके बीच का डिस्टेंस है, ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो थ्योरेटिकली एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये पूरा जो सिस्टम है इसमें ये इलेक्ट्रॉन भी आपस में एक दूसरे पे कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये वाला भी इसको रिपेल करने की, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो कुछ ना कुछ तो इस पे रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे। तो जो ओवरऑल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वो कम हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही है, लेकिन साथ में जो बीच के इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो उसको थोड़ा सा वहाँ अट्रैक्टिव फोर्स को, ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं कि जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, एक ढाल का काम कर रहे हैं, एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं उसके लिए। और इसी इफेक्ट को आपने शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम दिया है। So due to the electrons in the inner shells, the electron in the outer shell do not experience the full positive charge of the nucleus. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के फुल पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स लगेगा वो तो सारे फोर्सेस का सम होगा, और कुछ फोर्सेस उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, न्यूक्लियस उसको अंदर की तरफ खींच रही है, इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करके बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस का है वो पूरी तरह से वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। सो दिस इज नोन एज द शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। And the net positive charge experienced by the outer electrons is known as the effective nuclear charge. तो इसका मतलब अब जो टोटल थ्योरेटिकली जो चार्ज लग रहा चाहिए था यहाँ पे अप्लाई, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए था वो 13 यूनिट्स होना चाहिए थे, राइट, क्योंकि 13 प्रोटॉन्स थे वहाँ पे। लेकिन बीच में ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण अब जो इफेक्टिव चार्ज लगेगा, जो चार्ज एक्चुअल एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड ये आपके पास आ जाएगा टोटल जो न्यूक्लियर चार्ज है माइनस द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए फिर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, स्लेटर्स रूल्स हैं। सो अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सेम शेल। अब यहाँ पर जो ग्रुपिंग हो रही है, पहले शेल वाइज उनको सेपरेट कर लो। ये फर्स्ट शेल है तो 1s, सेकेंड का है तो 2s 2p, थर्ड का है तो 3s 3p। अच्छा, डी और एफ अपने को अलग रखने हैं। डी और एफ की जो स्क्रीनिंग होती है वो डी और एफ बड़ा अंदर जाके होते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो एस और पी को एक साथ क्लब करके रखना है, और याद रखें इसका उस n+l रूल से कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट। वो नाम ही आपको 1s 2s 2p 3s 3p जैसे एक साथ दिख रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, सब शेल्स की बात करेंगे, लेकिन इसका n+l रूल से कुछ लेना देना नहीं है। अब n अमाउंट ऑफ 0.35 फ्रॉम ईच अदर इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप। यदि आपके साथ वाले जिस ग्रुप में, जिस सब शेल में वो इलेक्ट्रॉन खुद घूमने लग रहा है, तो उसके जो सेम शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, तो उनसे जो आपको कांस्टेंट आएगा वो आएगा 0.35 फ्रॉम ईच ऑफ देम। और यदि 1s की बात हो रही है तो 0.30। उसके बाद जो उससे अंदर वाले हैं n-1, nth शेल में जो साथ में है तुम्हारे पास, उनसे 0.35,
n-1 के अंदर ये जो आपके पास है तो वहाँ उसमें NS और NP टाइप के लिए 0.85, ठीक। और उससे अंदर वाले जितने भी हैं n-1 के बाद n-2 है, n-3 है, इससे अंदर वाले जितने भी आपके पास हैं उन सब के लिए 1 वैल्यू हम इसकी यूज़ करेंगे, और डी और एफ के लिए भी अमाउंट हम 1 यूज़ करेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा, लेट्स सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन ए p इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम की यदि आप बात करें तो नाइट्रोजन की कुछ ना कुछ सबसे पहले तो आप पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब 7 प्रोटॉन्स तो हैं उसमें। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे आप, 1s2 2s2 एंड 2p3, ये उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने लिख दिए, राइट। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो आपने पढ़ा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे कितना है, 7 है, क्योंकि 7 ही उसका एटॉमिक नंबर है, माइनस दिस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप कैलकुलेट करोगे, कैसे पता चले, तो ये तो आपके पास nth शेल है, ये आपके पास n-1 शेल है। रूल कहता है कि n-1 में जो आपके पास s और p टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, s और p टाइप के इलेक्ट्रॉन्स यदि n-1 शेल में है तो उससे कंट्रीब्यूशन आएगा 0.85। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 2 इंटू, मैं सिग्मा निकाल रहा हूँ यहाँ पे, 0.85 प्लस, ये तो इसकी बात हो गई n-1 वाले की। और 2 ये वाले 2s के इलेक्ट्रॉन्स, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 में से एक तो वो है जिसको अभी आप कंसिडर कर रहे हो, और 2 जो हैं वो इसके अलावा बाकी बचे हुए हैं उसके साथ जो घूमने लग रहे हैं, राइट। तो कितने बच गए यहाँ से, 2 ये वाले हो गए और 2 ये वाले हो गए, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जो सेम शेल में है, यहाँ पर nth शेल में ही है, तो सेम शेल वाले के लिए कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 0.35। सो 4 इंटू 0.35, तो इस वैल्यू को यदि आप देखेंगे तो दैट शुड बी 1.7 प्लस 4 टाइम्स 0.35 यदि आप करेंगे, so that will be 1.40, और इसको यदि आप ऐड कर देंगे तो that will be 3.1। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3.1, so that will be 3.9। That's it। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। Among the following pairs of orbitals, which orbital will experience the larger effective nuclear charge? किस पर ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। अब देखो, ये कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये 2s है, यहाँ पर ये 3s है, तो जितना वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगी उतना उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा, जितना वो अंदर की तरफ रहेगी उतना न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स भी उस पर ज़्यादा लगेगा, राइट। तो इस केस में 2s पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्यों, बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इसी तरह 4d एंड 4f, तो दोनों, वो तो एक थर्ड शेल था एक सेकंड शेल था, तो सेकंड शेल तो क्लोजर होगा न्यूक्लियस के, तो बात समझ में आती है, इट वाज क्वाइट इजी। 3d एंड 4f, ये दोनों तो सेम ही शेल में है, सेम ही शेल में है, तो भी जो d सब शेल है वो न्यूक्लियस के क्लोजर होगा देन 4f। 4d न्यूक्लियस के क्लोजर है तो 4d पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जितना न्यूक्लियस के नज़दीक जाओगे उतना न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगली आप पर एक्ट करेगा। ओके, 3d एंड 3p, सो 3d एंड 3p, तो आपने पढ़ा था पहले p सबशेल होता है उसके बाद 3d सबशेल आएगा, राइट। तो इसका मतलब जब इनको आप कंपेयर करेंगे तो 3p विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो जो भी न्यूक्लियस के क्लोजर होगा उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो 3p पर लगेगा।
The unpaired electrons in aluminum and silicon are present in 3p orbital. Which electrons will experience more effective nuclear charge from the nucleus? अब यदि आपको पता हो तो ये दोनों ही जो है वो नेबर्स हैं पीरियोडिक टेबल पे. एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 13 और सिलिकॉन का जो है वो है 40. तो सिलिकॉन की न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हायर है. तो p ऑर्बिटल में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम में और सेम वैसा ही p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन की जो न्यूक्लियस है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हायर है. सो एवरीथिंग एल्स बीइंग सेम, तो सिलिकॉन वाला जो इलेक्ट्रॉन है 3p में दैट विल एक्सपीरियंस हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो इस तरह के कुछ हल्के फुल्के से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं. तो बार बार इनको आप थोड़ा सा देखें, समझें एंड यू शुड बी गुड. आज का ये लेक्चर यहीं पर रैप अप करते हैं और इसके साथ ही ये चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट होता है. सो इन केस यू हैव एनी मोर डाउट्स, so feel free to post in the comments, right, and then we can connect. Other than that, yep, this chapter ends here and we'll meet again in the next chapter about the periodic properties of elements. So in that we will study about periodic table, all the efforts of classifying the elements and how the modern periodic table has been organized and how you can use that to study the properties of elements and their variations. So that's all for now. Have a good time. See you soon. Bye.